आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई साइफा हॉरर मूवी एलियन कोबिनेट। यह 2012 में रिलीज हुई प्रोमीथियस मूवी का अगला भाग है। अगर आपने पहला भाग प्रोमीथियस नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, वो मूवी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं एलियन कोबिनेट। स्पॉइलर जहेट। मूवी की शुरुआत में डेवी, जो कि असल में एक रोबोट होता है, उसे बनाने वाला वैज्ञानिक पीटर से पूछता है कि पिताजी, अगर आपने मुझे बनाया है तो फिर आपको किसने बनाया। इसके जवाब में पीटर कहता है कि बेटा, एक दिन तुम और मैं मिलकर इसका जवाब जरूर खोज लेंगे। फिर वर्ष 2104 दिखाया जाता है। एक विशाल स्पेसी जिसका नाम कोबिनेट है अपने डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 की ओर बढ़ रही थी। उस स्पेसी में 15 का क्रू 2000 जो कॉलोनी उस ग्रह पर अपनी कॉलोनी बसाने वाले थे। 1140 एम्ब्रो, जिन्हें हम टेस्ट बेबीज कह सकते हैं, वहाँ मौजूद थे। उन्हें ओरिगा 6 पहुँचने में अभी 7 साल का और वक्त लगना था। वारिस स्पेसी में सिर्फ वाल्टर ही था जो जाग रहा था। दरअसल वाल्टर एक रोबोट होता है। वो वाल्टर मूवी की शुरुआत में दिखाए गए रोबोट डेविड जैसा हूबहू नजर आता है, लेकिन वाल्टर डेविड के आगे के जनरेशन का रोबोट था। स्पेसी में बाकी सभी लोग ओरिगा 6 पहुँचने तक अगले 7 साल के लिए हाइपर स्लीपिंग यानी गहरी लंबी नींद में सो रहे थे। फिर वाल्टर स्पेसी के विशाल सेल्स को रिचार्ज करने का प्रोसेस शुरू करता है। वो रिचार्ज करने के लिए स्पेसी पर बहुत बड़ी छतरी को खोल देता है। स्पेसी की एनर्जी से रिचार्ज होने लगते हैं। वाल्टर एम्ब्रोज की जांच करता है और जो एम्ब्रोज खराब हो गया था उसे हटा देता है। तभी एक साकबे की आधी उपत्ति हुई आती है और उसकी स्पेसी की रिचार्ज की छतरी को काफी नुकसान पहुंचाती है। स्पेसी बुरी तरह से कंपन करने लगता है। वाल्टर तुरंत ही सभी क्रू मेंबर को जगाता है। साकबे के झटके से बहुत से कॉलोनी स्लीपिंग चेम्बर नीचे गिर जाता है। वाल्टर शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाता है। इस हादसे में उनके कैप्टन की स्लीपिंग चेम्बर में ही जलकर मौत हो जाती है। कुल 47 कॉलोनी 16 एम्ब्रोए स्पेसी के कैप्टन की इस हादसे में मौत हो गई थी। अब औरब को स्पेसी का नया कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन इसमें आत्मविश्वास, अनुभव और निर्णय क्षमता की कमी थी। वह चीजों को सभी पहलू से बारीकी सोचने में सक्षम नहीं था। उन्हें स्पेसी को रिपेयर करने में 48 घंटे का समय लगना था। वे उस क्षेत्र से जल्द निकलना चाहते थे। इसके पहले वहाँ दोबारा तूफान आए। कैप्टन की पत्नी और इस कहानी की अहम किरदार डैनियस अपनी पति की आकाश मौत से काफी दुख और सदमे में थी। और वह वाल्टर है कि वह उसके पति का सपना था कि जब नए घर ओरिया 6 में पहुंचेंगे तो वहां तालाब के किनारे एक लकड़ी का छोटा सा घर बनवाएंगे। फिर डैनियस अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसकी लाश को अंतरिक्ष में विसर्जित कर देती है। फिर वह लोग स्पेसी के क्षतिग्रस्त हिस्सों को मरम्मत करते हैं। पायलट जब मरम्मत पूरी करके स्पेसी पर लौट रहा होता है, तभी उसे कुछ दूरी पर तेज रोशनी के साथ कुछ तीखी आवाजें सुनाई देती है। उसके हेलमेट में सब रिकॉर्ड हो जाता है। स्पेसी में पहुंचकर जब भी उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो पायलट पकड़ लेता है कि दरअसल वहां से आवाज नहीं बल्कि एक मशहूर गाना है। वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पृथ्वी से इतनी दूर किसी गाने का सिग्नल कैसे सुनाई दे सकता है। वह लोग उस आवाज को सिग्नल को स्नोथ का पता लगा लेते हैं। उनके स्पेसी से मात्र कुछ ही हफ्ते की दूरी पर एक सौर मंडल में 5 ग्रह घूम रहे थे। इनमें चौथे नंबर का ग्रह जीवन अनुकूल प्रतीत हो रहा था। इसमें पृथ्वी समान वातावरण, गुरुत्वाकर्षक, महासागर और महाद्वीप है। बस यहीं से वह गाने वाला सिग्नल आ रहा था। अजीब बात यह है कि मानव जीवन के लिए यह उनके डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 बहुत बेहतर था। अब यह सबके लिए परीक्षा की घड़ी थी। वह सभी ओरिगा 6 की तरफ बढ़ते रहे अगले 7 साल के लिए, या फिर कुछ ही हफ्ते की दूरी पर स्थित इस नए ग्रह की तरफ चले। एक तरफ था डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6, जिसके लिए उन्होंने सालों का रिसर्च किया था और उन्हें सालों का ट्रेनिंग भी मिली थी। और दूसरी तरफ था यह बिल्कुल पास का ग्रह, जिसमें जीवन अनुकूलता बहुत अधिक थी। क्रू मेंबर हाल ही में एक हादसे में बाल बचे थे, इसलिए दोबारा वह लोग स्लीपिंग चेम्बर में अगले 7 साल के लिए जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्हें डर था कि दोबारा कोई हादसा न घट जाए और कहीं वह लोग भी कैप्टन की तरह नींद में ही जलकर मर न जाए। आखिर वो सब पृथ्वी से इतनी दूर आसमानी चिंता में तो जलने नहीं आए थे। डैनियस ने नए कैप्टन को समझाने की कोशिश करती है कि इस गाने का सिग्नल वाले नए ग्रह में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई दशक डीप रिसर्च और मेहनत के बाद ओरिगा 6 का चयन किया था। उसके लिए उन्होंने लंबी कंटिन्यू ट्रेनिंग भी हासिल की थी, जबकि हाल ही में मिले गाने के सिग्नल वाले नए ग्रह के बारे में उन्होंने कोई रिसर्च भी नहीं किया था। डैनियस का मानना था कि इंसानी आवाज में गाना, वो भी उस ग्रह से जहाँ इंसानी जीवन है ही नहीं। एक बिल्कुल परफेक्ट ग्रह का अचानक से दिखना जो इंसानी जीवन के लिए इतना अनुकूल प्रतीत हो रहा है। यह सारे पॉइंट अपने आप में जीवन से कम और खतरे के निशान ज्यादा लग रहे थे। कैप्टन डैनियस को समझाता है कि यह नया ग्रह मानव जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। रही बात अचानक से दिखने की, तो हो सकता है कि उनके यह ग्रह रिसर्च करते वक्त मिस हो गया हो। कैप्टन इस बात पर जोर देता है कि वैसे भी कोई क्रू मेंबर 7 साल के लिए फिर से स्लीपिंग चेम्बर में जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। फाइनली
कैप्टन डेनियस की बातों को खारिज करते हुए जहाँ से गाने का सिग्नल मिल रहे थे उसी ग्रह की ओर स्पेसिस का रुख करता है। क्रू मेंबर की एक टीम एक छोटे स्पेस शटल में उस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करती है। वायुमंडल के तूफान और झटकों के झेलते हुए उनका स्पेसिस उस ग्रह पर लैंड करता है। उस ग्रह की भौगोलिक संरचना बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी। पानी के झरने और कई तालाब भी थे। सबसे आगे वाल्टर का रोबोट चल रहा था, जिससे कि किसी भी खतरे का सामना होने पर सबसे पहले वह उसका मुकाबला करे। एक क्रू मेंबर जिसका नाम फेरिस होता है, जिसको स्पेस शटल पर छोड़कर बाकी सब उस ग्रह पर उतर जाते हैं। वह गाने वाला सिग्नल जो कि 8 किलोमीटर से पश्चिम से आ रहा था, सब उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें गेहूं की फसल दिखाई देती है। गेहूं की बाली काफी बड़े बड़े होते हैं। यह सोच रहे होते हैं कि आखिर यह फसल यहाँ किसने उगाई। उनमें से करीना और उसका एक साथी पानी का सैंपल लेने रुक जाते हैं और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी पहाड़ी नजर आती है, जिसके हिस्से में सारे पेड़ कटे पड़े थे, मानो कोई बड़ी सी चीज ने काटती हुई गुजरी हो। तभी एक विचित्र बात की तरफ उनका ध्यान जाता है कि पृथ्वी जैसा वातावरण होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी भी किस्म के पशु व पक्षी का नामो निशान नहीं था। फिर नीचे ग्रह पर गए लोगों को मेन स्पेसिस से एक मैसेज मिलता है कि तूफान आने वाला है। पानी का सैंपल लेने रुके करीना उनके साथी का पैर कुछ अंडे जैसे चीजों पर पड़ता है। उन अंडों में से कुछ सूक्ष्म जीव उसके कान में घुसकर उसके त्वचा में समा जाते हैं। उधर आगे गए क्रू मेंबर को एक अजीब सा दिखने वाला बड़ा और पुराना स्पेसिस नजर आता है। फिर उन क्रू मेंबर में से एक और के नाक में वैसे ही सूक्ष्म जीव अंदर घुस जाते हैं। अब पहला बंदा जिसके कान से सूक्ष्म जीव अंदर गए थे, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ उस पड़े हुए पुरानी स्पेसिस के अंदर डेनियस डॉक्टर ईसाक को आईडी टैग मिलता है। वाल्टर डेनियस को बताता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ ईसाक 10 साल पहले गायब हो चुकी है। स्पेसिस प्रोमेथियस की चीफ साइंस अफसर थी। उन्हें भी पता चलता है कि यह स्पेसिस वह स्पेसिस नहीं है जिनमें डॉक्टर एलिजाबेथ ईसाक इस मिशन पर आई थी। उधर दूसरे क्रू मेंबर का उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वह होलोग्राम रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जिसमें डॉक्टर एलिजाबेथ ईसाक इस स्पेसिस को उड़ाते हुए गाना गा रही थी। यही वह गाने वाला सिग्नल था जिसकी तलाश में वह सब यहाँ इस ग्रह के लिए आए थे। उधर सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए करीन के साथी की तबीयत और बिगड़ने लगती थी। उसे सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। इस कारण वह लोग स्पेस शटल पर वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। तभी दूसरे इन्फेक्टेड क्रू मेंबर की तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ पहले वाले क्रू मेंबर की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। करीन और फिर इसे किसी तरह स्पेस शटल के मेडिकल चेम्बर में लेकर जाते हैं। इसके इलाज के लिए जैसे ही उसकी टी शर्ट फाड़ी जाती है, पीठ से खून का फुहारा फट पड़ता है। फिर इस भागकर मेन स्पेसिस को इसकी सूचना देती है। फिर वो करीन के भी उसके इन्फेक्टेड साथी के साथ ही मेडिकल चेम्बर में लॉक कर देती है, इस डर से कि कहीं करीन भी इन्फेक्टेड ना हो गई हो। करीन फिर उसे बाहर निकालने के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन वह नहीं मानती। वह मजबूर थी क्योंकि वह इन्फेक्शन को और कहीं नहीं फैलना देना चाहती थी। उधर क्रू मेंबर की तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाती है और उसके पीठ से नुकीले कांटे फट पड़ते हैं और फिर उसकी पीठ को फाड़ते हुए उसके अंदर से एक एलियन जंतु बाहर निकलता है। फिर वह एलियन जंतु करीन की ओर बढ़ता है। फिर इस गन को लेकर उस एलियन जंतु से निपटने के लिए मेडिकल चेम्बर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक उस एलियन जंतु ने करीन पर हमला कर दिया था। फिर जब चेम्बर में से लौटती है तो खून पर फिसल जाती है। उस चेम्बर में से उस एलियन जंतु को बंद करके भागती है, लेकिन वह जंतु बाहर निकल आता है। फिर उस पर कई राउंड फायर करती है और इस चक्कर में उसकी एक गोली गैस सिलेंडर में लग जाती है और एक भारी धमाके के साथ पूरे स्पेस शटल के फरकच्चे उड़ जाते हैं। उधर स्पेस शटल के बाहर दूसरे क्रू मेंबर जिसके नाक से इन्फेक्शन उसके शरीर में घुसा था, उसकी भी हालत बिगड़ने लगी थी। वह दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसका मुंह फाड़ कर एक एलियन जंतु बाहर निकलता है और जंगल में भाग जाता है। वाल्टर यह सब बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। डेनियस मेन स्पेसिस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन खराब मौसम के कारण उसकी कोशिश विफल हो जाती है। तभी जंगल से वही जंतु जो थोड़ी देर पहले क्रू मेंबर का मुंह फाड़ कर निकला था, कुछ ही मिनट में अब बड़ा हो गया था। वह जंतु दौड़ता हुआ आता है और डेनियस पर लपकता है, लेकिन वाल्टर बीच में आकर डेनियस को बचा लेता है। वह जंतु वाल्टर का एक हाथ खा जाता है और उनके 3 और क्रू मेंबर को भी जान से मार देता है। तभी एक रहस्य आदमी एक आए वहाँ प्रकट होता है और एक प्लेयर गन से धमाका करता है, जिससे वह जंतु वापस जंगल में भाग जाता है। वह बाकी बचे क्रू मेंबर को उसके पीछे आने को कहता है। वह उन्हें एक विशाल स्टेडियम नुमा शहर में लेकर जाता है, जहाँ चारों ओर हजारों लोगों की पुरानी अकड़ी हुई लाशें थी। जो चीज स्थिति में था उसी हाल में मर गया था। वह उन्हें एक विशाल भवन के अंदर लेकर आता है। दरअसल यह रहस्यमय आदमी मूवी की शुरुआत में दिखाए गए रोबोट डेविड था, जो किसी डॉक्टर एलिजाबेथ ईसाक के साथ 10 साल पहले गायब हो चुके स्पेसिस प्रोमेथियस में क्रू का एक हिस्सा था। डेविड उन सबको आगे बताता है कि सिर्फ वह और डॉक्टर एलिजाबेथ
एलिजाबेथ शॉक प्रोमेथियस स्पेसी की दुर्घटना में बचे थे और फिर भी ये दोनों 10 साल पहले एक एलियन स्पेसी को उड़ाकर इस ग्रह पर आए थे। वह उन्हें बताता है कि इस एलियन स्पेसी में वह डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक सवार थी। इसमें एक खतरनाक वायरस से निर्मित एक जैविक हथियार था जो लैंड करते वक्त गलती से चल गया था। इस सब एलियन स्पेसी ने कंट्रोल पैनल खो दिया और क्रैश हो गया था। डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक उस क्रैश में मारी गई थी। डेविड उन्हें बताता है कि उन सब ने आज जो एलियन जंतु देखे थे वह उसी वायरस के नमूने थे और तब से वह इस ग्रह में फंसा हुआ है। डेनियस पूछती है कि क्या इनके मारे गए क्रू मेंबर उसी वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे। डेविड कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि वायरस डिजाइन ही किए गए हैं किसी भी मांस के बने प्राणी पर आक्रमण करने के लिए, फिर वो चाहे जानवर हो या इंसान। डेविड वाल्टर को देखकर कहता है, तुम्हारा स्वागत है भाई, क्योंकि वाल्टर भी डेविड की तरह रोबोट था, लेकिन वो डेविड से कई जनरेशन आगे के एडवांस वर्जन था। डेनियस वाल्टर से कहती है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। वाल्टर उसे आसान्वित करता है कि वह डेविड से बात करेगा। वह लोग अपने मेन स्पेसिस से संपर्क करने की कोशिश जारी रखते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि तूफान और खराब मौसम का दौरा कई महीने तक जारी रहता है। उधर पायलट मेन स्पेसिस को ग्रह के और करीब लेकर जाता है ताकि नीचे क्रू मेंबर से संपर्क हो सके। डेविड अपने लंबे बाल काट देता है। डेविड उस पल को याद करता है जब वो इस ग्रह पर आया था और कैसे उसने इस ग्रह को लोगों पर जैविक हथियार का इस्तेमाल करके इस ग्रह के लोगों पर वायरस की बारिश कर दी थी, जिसमें अगले ही पल पूरे ग्रह पर जीवन समाप्त हो गया था। डेविड वाल्टर को डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक को कब्र दिखाता है। डेविड पार्टनर को बताता है कि वह डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक से प्यार करता था जैसे वाल्टर डेनियस से प्यार करता है। वाल्टर कहता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि वह दोनों रोबोट हैं। रात को वही एलियन जो जंगल में भाग गया था उनके ठिकाने पर आता है और उनमें से एक क्रू मेंबर को मार डालता है। उधर क्रू का अपने मेन स्पेसिस से संपर्क कायम हो जाता है। काफी देर होने पर जब कैप्टन उस क्रू मेंबर को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि डेविड उस एलियन जंतु को कुछ कर रहा है। तभी कैप्टन उस जंतु को मार देता है। फिर कैप्टन अपने क्रू मेंबर की लाश दिखती है। वो डेविड को नष्ट करने की धमकी देते हुए पूछता है कि वह उसे सच सच बताए कि असल में वहाँ क्या चल रहा है। डेविड कैप्टन को अपनी प्रयोगशाला में लेकर जाता है। वहाँ वह कैप्टन को वायरस के सैंपल दिखाता है जो इस ग्रह के मिलिट्री साइंटिस्ट ने इलाज किए थे। कैप्टन को पता चलता है कि दरअसल उसके क्रू मेंबर को मारने वाला एलियन जंतु डेविड का ही बनाया हुआ था। डेविड ने उस वायरस को और ज्यादा डेवलप करके और कई एलियन जंतु बनाए थे। वह धोखे से कैप्टन के ऊपर एलियन जंतु छोड़ देता है। तब दूसरे क्रू मेंबर को भी कैप्टन की तलाश में डेविड की प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। उधर पायलट एक दूसरा स्पेस शटल लेकर मेन स्पेसिस से ग्रह की तरफ बढ़ता है। जब कैप्टन को होश आता है तब वो डेविड से पूछता है कि आखिर डेविड चाहता क्या है। डेविड उससे कहता है क्रिएशन और फिर कैप्टन की छाती फाड़कर एक नया एलियन जंतु बाहर निकलता है। डेविड उनके नए जंतु से कम्युनिकेट करता है जैसे कि एक माँ अपने नवजात शिशु से। असल में डेविड जानता था कि वह एक रोबोट है और वह कभी भी इंसानों की तरह नए जीवन का क्रिएशन नहीं कर सकता। इसलिए कुंठित मानसिकता के कारण वह दिमागी रूप से विकसित हो चुका था। वह नए जीवन का सृजन करके इंसानों की बराबरी करना चाहता था। इंसानों को तो वह एक डिफेक्टिव स्पेसीज मानता था। वह हर तरह से एक परफेक्ट स्पेसीज का सृजन करना था और इसके अनुसार उसने सृजन किए हुए एलियन जंतु एक परफेक्ट स्पेसीज है क्योंकि वो जंतु किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकता है और किसी भी सिचुएशन में खुद को सर्वाइवल कर सकते थे। फिर वाल्टर भी डेविड की प्रयोगशाला में एक दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है। वहाँ उसे डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक की कटी फटी विकसित लाश मिलती है जिस पर खुद को प्रयोग किए हुए थे। फिर डेविड वाल्टर को बातों में फंसाकर उसकी गर्दन में बांसुरी घुसेड़ देता है। इससे वाल्टर तुरंत ही शॉक में जाकर फ्रीज हो जाता है। डेविड फिर बांसुरी निकाल कर वहाँ से चला जाता है लेकिन वाल्टर का जख्म भरने लगता है। जंतु क्रू पर हमला करने लगते हैं। डेनियस को पता चल जाता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक क्रैश में नहीं मरी थी बल्कि डेविड ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे जंतु की नई प्रजाति बनाने के लिए। डेविड डेनियस को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वाल्टर वहां आकर डेनियस को बचाता है। वह बिल्कुल ठीक हो चुका होता है क्योंकि वह डेविड से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का था। उसके सारे सिस्टम खुद ठीक हो गए थे। वाल्टर डेविड को बहुत मारता है और उसे नष्ट कर देता है। डेनियस सिग्नल भेजती है ताकि पहले उन्हें देख सके। पायलट स्पेस शटल को लैंड करता है। डेनियस लोग और वाल्टर भागकर स्पेस शटल में चढ़ जाते हैं लेकिन एक एलियन जंतु भी उनके स्पेस शटल में चढ़ जाता है। डेनियस अपनी जान पर खेलकर उस जंतु को शटल से मार गिराने की कोशिश करती है। फिर वह उसे क्रेन में फंसाकर उसे मार डालती है। फाइनली वह लोग वहाँ से बचकर अपने मेन स्पेसी में पहुँच जाते हैं। अब डेनियल स्पेसी की कैप्टन बन जाती है। जब डेनियस सो रही होती है तो स्पेसी का सुपर कंप्यूटर डेनियस को नींद से उठाकर बताता है कि
कि स्पेसी में एलियन जंतु है। डेनियस और पायलट जंतु को ढूंढने लगते हैं। जंतु उनके 2 क्रू मेंबर को मार डालता है। डेनियस और पायलट उसे ढूंढकर उसे एक व्हीकल में फंसाकर अंतरिक्ष में ढकेल देते हैं। तभी वह व्हीकल अचानक भटक जाता है। वह जंतु वापस स्पेसी में आने लगता है। तभी पायलट एक व्हीकल को खोल देता है। व्हीकल के आगे निकले नुकीले ब्लेड से फंसकर वह जंतु अंतरिक्ष में गिर जाता है और डेनियस बाल बाल बच जाती है। डेनियस पायलट को हाइपर स्लीपी में डाल देती है अगले 7 साल के लिए, जब तक वह लोग डेस्टिनेशन ग्रह और ओरिगा 6 पर पहुंच न जाते। फिर वाल्टर डेनियस को हाइपर स्लीपी में डालता है। नींद में जाते जाते डेनियस वाल्टर से पूछती है कि क्या वो डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 में तालाब के किनारे लकड़ी का घर बनाने में उसकी मदद करेगा। डेनियस को यह क्वेश्चन सुनकर वाल्टर अनजान नजरों से डेनियस को देखता रहता है, जैसे उसने यह घर वाली बात पहली बार सुनी हो, जबकि डेनियस वाल्टर को यह बात पहले बता चुकी थी। डेनियस तुरंत समझ जाती है कि यह वाल्टर नहीं है, यह डेविड है। वह चीखती चिल्लाती है, लेकिन तब तक वह हाइपर स्लीपी में चली जाती है। फिर डेविड अपने पेट में छुपाकर लाए एलियन जंतु 2 एम्ब्रॉय उसी चेम्बर में रख देता है जहाँ इंसानों के एम्ब्रॉय रखे हुए थे। फिर वह पृथ्वी की स्पेस शटल में एक मैसेज भेजता है कि डेनियस को पायलट को छोड़कर सभी क्रू मेंबर साकबे की आधी में मर चुके हैं। बाकी बचे 1953 कॉलोनी डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 की ओर बढ़ रहे थे। उम्मीद है यह संदेश 1 वर्ष में पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दरअसल यह सब डेविड के ही प्लान का हिस्सा था। डेविड को ह्यूमन सेल्स चाहिए था। वायरस से एलियन जंतु को और ज्यादा डेवलप करके एलियन जंतु की जनसंख्या बढ़ाने के लिए शुरू में कुछ समय तक उसने डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक को जिंदा रखकर उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन फिर डॉक्टर एलिजाबेथ शॉक के मर जाने के बाद डेविड के एलियन जंतु की ब्रीडिंग का प्लान रुक गया। एलियन जंतु भी अपने सूक्ष्म इन्फेक्टेड स्टेट में बच गए थे। फिर डेविड ने एलियन जंतु को उनके इन्फेक्टेड स्टेट में उस ग्रह पर जगह जगह प्लान किए, यानी डेविड ने जाल बिछा दिया था और अब बारी थी चारा डालकर मनुष्य को उस ग्रह की ओर आकर्षित करने की, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी। गाने के सिग्नल को अंतरिक्ष में इंसानों के हलचल वाले क्षेत्र में भेजने से ऐसे ही एक पायलट को इस सिग्नल के आकर्षित के झांसे में आ गया और पूरा का पूरा स्पेसिक कोऑर्डिनेट डेविड के जाल में फंसकर उस ग्रह पर खींचता चला गया। डेविड खुद एलियन चिप के खराब हो जाने के बाद उस ग्रह से कहीं बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए इंसानों को उस ग्रह पर आकर्षित करने लगा और अंततः डेविड अपने मिशन में कामयाब हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।